नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी चल रही है रिवीजन बूस्टर की सीरीज, जिसमें हमने 3 क्लास जो है ले चुके हैं अपन, और जिसमें हमने जो है राजस्थान के प्रमुख शाह के राजस्थान ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमने जाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से और याद किया और रिवीजन किया। तो वो क्लासेस आप जरूर देखें। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में आपके सामने है समय रेखा। राजस्थान के प्रमुख समझौते और संधियाँ छोटा सा टॉपिक है, बाकी आज हम जानेंगे समय रेखा को। अब समय रेखा क्या है सर, ये जानने के लिए आपको जो है क्लास देखनी पड़ेगी। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लास से प्रश्न देखने को ना मिले तो कहना कि सर आप गलत पढ़ाए। ठीक है, ये जो समय रेखा है हमारी, ये आपके 78 ईस्वी से शुरू करेंगे हम, शक संवत से प्रारंभ करेंगे 6वीं शताब्दी से, और 1956 तक की जो घटनाएं हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है इसमें। तो जान सकते हैं आप चाहे RS की तैयारी कर रहे हैं या पशु परीक्षक की, जिसकी भी, लेकिन सीधा सीधा आपको जो है समय रेखा में फैक्ट के अनुसार आपको दिया गया कंटेंट है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और टाइम के अनुसार जैसे CD बाई CD आपको जो है आगे बढ़ना होगा। समझ आ गया? तो साथियों, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपने जो है 550 के समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अब आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाने हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आ जाइए, जुड़ जाइए सभी। ठीक है, तो टॉपिक आप समझ ही गए। ठीक है, प्रमुख समझौते और संधियाँ देखेंगे, उसके बाद में अपन देखने वाले हैं समय रेखा। और रिवीजन बूस्टर का मतलब तो आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं रिवीजन। इसका मतलब है कि हम जो है कम समय में ज़्यादा कंटेंट अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। राजस्थान के प्रमुख समझौते और संधियों को समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए, यह है आपका टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख समझौते व संधियाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और साथ में पढ़ते चले और अपना रिवीजन करते चले। चलिए तो मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर दिखे, एक एक शब्द को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फिर अपन उधर चलेंगे। तो पहला पॉइंट है आपके सामने कि चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य। इन सभी संधियों को और युद्धों को अपन पिछली क्लासों में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, जब हमने प्रमुख युद्ध देखे, और जिसमें युद्धों को भी हमने जो है समय रेखा के अनुसार जो है बढ़ते हुए सीढ़ियों के अनुसार जो है पढ़ा था। ठीक है, तो बात करें पाती पेरवन की संधि की, तो पाती पेरवन संधि कब हुई? 1527 ईस्वी में। सांगा ने बाबर के विरुद्ध, इसके तहत राजस्थान के सभी शासक एक छत्र के नीचे बाबर के विरुद्ध लड़े थे। तो सांगा के टाइम पे ये जो है 1527 में पाती पेरवन की संधि होती है, जिसमें जो है बाबर के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक एक झंडे के नीचे बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए थे। और इसी युद्ध में जो आपका युद्ध हुआ 1527 में, आपका जो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। इससे पहले आपका जो बयाना का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर का बहनोई था एक उसके साथ में, तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 16 फरवरी 1527 को। फिर आपका 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें पाती पेरवन की जो संधि होती है ये सांगा के द्वारा की जाती है, और सांगा जो है सभी शासकों को, राजस्थान के सभी शासकों को एक झंडे के नीचे लाकर और फिर बाबर के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार करता है। जबकि बाबर इसमें क्या करता है? बाबर जो है तेलुगुमा पद्धति अपनाता है और जिहाद का नारा देता है। तेलुगुमा पद्धति क्या होती है? तेलुगुमा पद्धति वो होती है कि दुश्मन को जो है तीनों ओर से घेर कर मारना। ठीक है, और अपने यहाँ के क्या होते हैं शासक, जैसे महाराणा सांगा की बात करें हम, तो ये जो है सीधा सीधा लड़ते थे। ये क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे और ना ही कुछ छल कपट हुआ करता था। ये बस सीधा दुश्मन को देखते, वो कहते हैं ना, सीने पर वार करते थे। जबकि बाबर और ये जो थे, ये थोड़ा दिमाग लगा के और इनके साथ चीटिंग करके जीत जाते थे। तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपन। अब पॉइंट है अपना अगला, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते के 4 प्रयास किए गए थे। तो वो 4 प्रयास थे: जलाल खान, कोरची, कुंवर मान सिंह, राजा भगवंत दास और राजा टोडरमल। इन चारों को महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था उन्हें अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को मनाओ, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जो है महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाओ, चाहे शासन वही करे लेकिन अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने कोई अधीनता स्वीकार नहीं की,
और यहाँ से प्रश्न साथियों ऐसे बनता है कि या तो इसका क्रम आपसे पूछा जाता है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने की, और या फिर सीधा सीधा जो है एक को ऑप्शन में दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है और क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन गया फिर कौन गया। तो उसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैं ट्रिक आपके साथ साझा करता हूँ। ट्रिक थी हमारी क्या, तो साथियों ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये शब्द, इस शब्द को आपको जो है याद रखना है। और ये शब्द क्या है, इसको आप एक बार में बोलेंगे जमावटो। क्या बोलेंगे, जमावटो 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 जमावटो। मेरे साथ बोलिए, दोहराइए एक बार, जमावटो जमावटो जमावटो। अच्छा, जमावटो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे हो जाएगा आपका जलाल खां कोर्ची। पहले कौन आया, जलाल खां कोर्ची आया, तो जमावटो आपको याद होना चाहिए। फिर आपका आया कुंवर मान सिंह, तो मान सिंह, माँ से मान सिंह, वह से भगवान दास, वह से क्या हो जाएगा भगवान दास, और टो से क्या हो जाएगा टोडरमल, टो से क्या हो जाएगा टोडरमल। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, इससे आपका सीधा प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। जमावटो शब्द आपको याद रखना है कि अकबर ने जो महाराणा प्रताप से समझौते के लिए 4 व्यक्तियों को भेजा था वो कौन था, तो वो जो प्रयास किया था, 4 प्रयास किए थे, वो थे जमावटो। जमावटो का मतलब हुआ जे जलाल खां कोर्ची, माँ मानसिंह, वह से भगवान दास, और टो से टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर में जलाल खां कोर्ची आता है 1572 में, बाकी 1573 में ये तीनों आते हैं अपने, कुंवर मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। अप्रैल में आपके मान सिंह आता है, फिर अक्टूबर में भगवान दास, और दिसंबर में टोडरमल भी जाता है। ठीक है, तो ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एक बार कमेंट में ट्रिक को जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं चेक करूँगा आप कमेंट में लिखते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपना मुगल मेवाड़ संधि। प्रथम की बात करें तो महाराणा अमर सिंह और जहांगीर की मध्य होती है, कब होती है, तो 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। याद रखिएगा किन किन की मध्य होती है, तो अमर सिंह और जहांगीर की मध्य होती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो राठौर सिसोदिया गठबंधन की बात करेंगे हम। तो 1679 से 82 तक दुर्गादास राठौर तथा महाराणा राज सिंह के मध्य औरंगजेब के विरुद्ध जो है ये राठौर सिसोदिया गठबंधन चलता है। ठीक है, तो ये मेवाड़ मुगल संधि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है, प्रथम संधि थी। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। ठीक है, बात करते हैं मुगल मेवाड़ संधि द्वितीय, यानी मेवाड़ मुगल संधि दूसरी कौन सी थी, तो महाराणा जयसिंह और औरंगजेब, औरंगजेब कौन, शहजादा मुअज्जम के बीच 24 जून 1681 ईस्वी को यह संधि होती है। तो पहली संधि प्रथम संधि किन किन के मध्य हुई मेरे दोस्त, बताइएगा, बताइएगा बिना देखे बताइएगा, कमेंट में लिखिए। 5 फरवरी 1615 को, 5 फरवरी 1615 को प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। किन किन के मध्य होती है, तो महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य होती है। अच्छा बताइए कमेंट में, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते के लिए जो 4 प्रयास किए गए थे वो कौन कौन थे, और उनको क्रम के अनुसार बताओ। तो पहला कौन हो जाएगा, जलाल खान कोर्ची, क्योंकि हमने क्या शब्द याद किया था, ट्रिक जमावटो, जैसे जलाल खान कोर्ची, माँ से मान सिंह, भय से भगवान दास, और टो से टोडरमल। ठीक है, तो बात करें दूसरी संधि कब हुई, तो मेवाड़ मुगल संधि जयसिंह और औरंगजेब के मध्य होती है, जो कि 24 जून 1681 को संपन्न होती है, 24 जून 1681 को। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देवारी समझौता की। मारवाड़ राजकुमार अजीत सिंह, कछवा राजा सवाई जयसिंह और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य देवारी नामक स्थान पर हुआ समझौता, जिसके अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में, सवाई जयसिंह को आमेर में पद स्थापित करने तथा महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से करने, वैसे विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जयसिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने पर सहमति हुई थी। तो देवारी समझौता समझ आ गया क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होरडा सम्मेलन, जो कि बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। होरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को उदयपुर में होता है। अच्छा, होरडा इस सन को याद करने की ट्रिक मेरे साथ अभी दिमाग में आई है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि 17 जुलाई 1734 देखने में ही एक ट्रिक बन रही है आपकी, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 17 दूना 34, 17 का पहाड़ आता है ना आपको, तो उसी से याद रखनी है आपको, 17 दूना 34 होरडा सम्मेलन। होरडा होरडा 17 दूना 34, होरडा 17 दूना 34, होरडा 17 दूना 34 याद रखनी है। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को उदयपुर में होता है। शासक की बात करें तो जगत सिंह द्वितीय के नेतृत्व में होता है। जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर आदि के शासकों ने मराठों से लोहा लेने के उद्देश्य से सम्मेलन किया था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते ये जो सम्मेलन था यह असफल रहता है। तो इसमें आपको जो है मेनली डेट याद रखनी है और जगह भी याद रख लीजिएगा, उदयपुर में होता है 17 जुलाई 1734 होरडा सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंग्रेजों के अधीनस्थ फार्थक की संधि की बात करेंगे। तो 1818 में मेवाड़ शासक भीम सिंह एवं चार्ल्स मैडकॉफ के मध्य संधि होती है। अंग्रेजों के अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, पार्थक्य की संधि पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। भीम सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के मध्य संधि होती है, कब हुई, 1818 में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अपन राजपूताना की जो रियासत है उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधियाँ हुई उनके बारे में। ठीक है, तो उनको एक सारणी के माध्यम से अपन देखने वाले हैं, आ जाइए।
अभी ठीक है। तो बात करते हैं पहली सारणी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपना इस मोबाइल पर लगा सकते हैं, क्योंकि इनको याद करना जरूरी है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनेगा मेरे दोस्त। तो पहली संधि हमने भरतपुर की बात करें तो भरतपुर की 29 सितंबर 1803 को होती है भरतपुर के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई, तो अपन को जो है रियासत दे रखी है और उनका समय दे रखा है। और प्रश्न ऐसे ही बनता है कि भरतपुर रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब हुई थी? तो 29 सितंबर 1803 को हुई साहब। जयपुर की बात करें तो जयपुर रियासत की 12 दिसंबर 1803, या फिर आप कह सकते हैं 1818 भी आपको देखने को मिल सकता है। धौलपुर की बात करें तो 29 जनवरी 1804 में जो है धौलपुर की संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो 1803 में भरतपुर, 1803 में जयपुर, 1804 में धौलपुर आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर टोंक की होती है 1817 में। 5 नवंबर 1817 को टोंक रियासत की संधि होती है। कोटा की बात करें तो 26 दिसंबर 1817 को 26 दिसंबर 1817 में कोटा में पहुंच जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले संधि करने के लिए। फिर आपके उदयपुर में 1804 या फिर कहीं 13 जनवरी 1818 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उदयपुर मेवाड़ में ही तो हुआ था। तो मेवाड़ में आप सभी को पता है 1818 में जो अभी मैंने आपको बताया पार्थिव की संधि हुई, तो वो भी एक ईस्ट इंडिया के कर्मचारी कह सकते हैं उसके साथ ही तो हुई थी, चार्ल्स मेटकॉफ नाम के साथ। तो इस हिसाब से है। बांसवाड़ा की बात करें तो 16 सितंबर 1818 को बांसवाड़ा के साथ संधि हुई। और जैसलमेर की बात करें तो 12 दिसंबर 1818 को संधि होती है। अलवर की बात करें, अलवर रियासत की 28 नवंबर 1803 को ईस्ट इंडिया के साथ संधि हो गई थी। जोधपुर की 22 दिसंबर 1803 को हो गई। बूंदी की 1803 को हो गई। करौली की 9 नवंबर 1817 को जो है करौली की रियासत की संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फिर बात करते हैं जोधपुर की, तो 6 जनवरी 1818 को जोधपुर की हुई। बीकानेर की 9 मार्च 1818। डूंगरपुर की बात करें तो 11 दिसंबर 1818 को। और सिरोही की बात करें तो 11 सितंबर 1823 ईस्वी को जो है सिरोही रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करती है। तो थोड़ा देख लेना, इसको याद रख लिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रहे बेली जली ने सहायक संधि के तहत संधियां की, जिसके अंतर्गत सबसे पहली संधि भरतपुर से चार्ल्स मेटकॉफ ने अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत संधियां की, जिसके अंतर्गत पहली संधि करौली से की गई। करौली जो है पहला ग्राहक था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने इस समय रेखा पर, जहाँ से आपको जो है बहुत ही बेहतरीन समय रेखा आप देख पा रहे हैं। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि समय रेखा आखिर क्या है। देखते ही आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो साथियों समय रेखा इसका नाम रखा गया है, तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये। और यहाँ से आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है प्रश्न देखने को मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन इन सन्स को जो टाइम है इसको जो है सीडी बाई सीडी यानी कि बढ़ते हुए क्रम में याद रखना आसान होता है, इसलिए ये कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसकी, अपन शुरू करते हैं। बहुत ही एक सेकंड। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर पढ़े जा रहे, भाई पढ़ना ही है। रिवीजन बूस्टर का मतलब यही होता है, इसको अपन को बस रिवीजन करना है। पढ़ना था जितना आपको पढ़ लिए हैं, है ना। थ्योरी पढ़नी थी पढ़ लिए, अब सीधा सीधा फैक्ट को याद करना है। और वो चीज़ आपको जो है इसमें टाइम नहीं लेना है, आपको जो है जल्दी जल्दी कंटेंट को कवर करना है। तो साथियों कैसी लग रही क्लास, एक बार लाइक करें, सभी साथी लाइक कर दें और कमेंट करें, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल अपना 1000 सब्सक्राइबर मुझे उम्मीद है आप जल्द ही करवा देंगे। चलिए, तो डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और बढ़ते हैं अपनी समय रेखा पर। तो 78 ईस्वी की बात करते हैं, शक जो कि शक संवत प्रारंभ होता है। 6वीं शताब्दी व 7वीं शताब्दी हुणों के आक्रमण, हुणों के गुर्जरों द्वारा राज्यों की स्थापना, हर्षवर्धन का हस्तक्षेप होता है इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं 119 ईस्वी की, तो शक राजा नहपान का दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर कब्जा रहता है। बाकी आपने इसको 78 119 इसको ना रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपन बात करेंगे 551 के। ठीक है, 550-51 से अपने काम की चीज़ है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर कब्जा किया शक राजा नहपान द्वारा, और हुणों और गुर्जरों द्वारा स्थापना, हर्षवर्धन का हस्तक्षेप हो गया। ठीक है साहब। अब बात करते हैं अपन 550 ईस्वी की, तो हरिश्चंद्र द्वारा मंडौर में प्रतिहार वंश की स्थापना होती है 550 ईस्वी में। ठीक है, ओहो, हाँ इसमें थोड़ी सी, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ ये चल क्या रहा है यार। समय रेखा भाई ऐसे ही थोड़ी पड़ी जाएगी। चलिए, तो जूम करके, अब ठीक है, अब आपको दिख भी सही से रहा है ना। ठीक है, तो 550 ईस्वी में क्या होता है, 550 ईस्वी में हरिश्चंद्र द्वारा मंडौर में प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। फिर बात करते हैं 551 ईस्वी की, तो वासुदेव चौहान द्वारा सांबर
यानी कि सांबर को सपादलक्ष्य कहा जाता था। सपादलक्ष्य में चौहान वंश की स्थापना रखी। तो चौहान वंश की स्थापना कौन रखता है मेरे दोस्त? सपादलक्ष्य सांबर में वासुदेव चौहान कब रखता है? 551 ईस्वी, हमको याद रखनी है। अब बात करते हैं 551 से अपन चलते हैं 647 ईस्वी पर। तो 647 ईस्वी यानी कि हर्षवर्धन का निधन हो जाता है। फिर आपके जो है हमारे बप्पा रावल जी आते हैं 728 ईस्वी में। बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की गई। तो 728 ईस्वी में क्या हुआ? बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना करी। 836 ईस्वी की बात करते प्रतिहार मिहिर भोज का राज्यरोहण होता है। तो 836 ईस्वी में जो है मिहिर भोज आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन जो है आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, क्लियर दिख रहा है? हाँ। 944 ईस्वी की बात करें तो सांबर के चौहानों द्वारा रणथंभौर किले का निर्माण करवाया गया। 967 ईस्वी में कछवा वंश धौला राय द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई। साथियों, इसको इसी प्रकार से पढ़ा जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता न करें और इसको अपने साथ साथ में पढ़ते चले, सुनते चले, क्योंकि समय रेखा को ऐसे ही पढ़ा जाता है मेरे दोस्त। इसमें कुछ समझाने लायक तो कुछ है नहीं, आपने जितना समझना था समझ लिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। 1018 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनवी द्वारा प्रतिहार राज्य पर आक्रमण तथा विजय होती है। बात करते हैं 1031 ईस्वी की, तो दिलवाड़ा यानी कि दिलवाड़ा कहाँ है? आबू में गुजरात के राजा भीमदेव के सेनापति व मंत्री विमल शाह द्वारा आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, आ जाइए। अब बात करते हैं 1025 ईस्वी की, तो महमूद गजनवी द्वारा बारह यानी जैसलमेर पर आक्रमण किया गया। फिर 1113 ईस्वी, आप सभी जानते हैं 1113 अजय राज द्वारा अजमेर दुर्ग में रखी गई और अजमेर नगर भी बसाया गया। 1137 में कछवा वंश के दुल्हराय द्वारा ढूंढार राज्य की स्थापना। अब आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब आपके जो है हिस्ट्री की बातें, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें आप तो पढ़ी हुई है, शुरुआत की थोड़ी नहीं पढ़ी थी शायद। ठीक है, 1156 ईस्वी की बात करें तो राव जैसल द्वारा जैसलमेर राज्य की स्थापना की गई। तो जैसल ने जैसलमेर राज्य की स्थापना कब करी? तो ये 1156 ईस्वी में हुआ था। 1158 ईस्वी में विक्रराज चतुर्थ, जो बीशल देव के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने टॉप में बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया, इनका राज्यरोहण होता है 1158 में। फिर 1171 की बात करिए तो 1171 में मेवाड़ में सामन सिंह का राज्याभिषेक होता है। 1171 में मेवाड़ में सामन सिंह का राज्याभिषेक होता है। 1174 ईस्वी में सामन सिंह द्वारा चालुक्य नरेश अजयपाल को पराजित किया गया। और 1177 की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अजमेर की गद्दी पर राज्यरोहण होता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1177 ईस्वी में जो है अजमेर की गद्दी पर राज्यरोहण होता है मेरे दोस्त। बात करते हैं 1182 ईस्वी की, तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा चंदेलों पर हमला। जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई है, उसमें ये बताया गया है। तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो जयानक ने रचना की है, उसकी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 1151 में मोहम्मद गोरी, बाड़मेर भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी की पराजय इसमें होती है। सेकंड का भी आपको मालूम है अच्छे से कि 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया। 1207 ईस्वी में कौकिलदेव द्वारा कछवा राज्य की राजधानी आमेर स्थापित की गई। तो आमेर को राजधानी बनाया गया कब? 1207 में। अब बात करते हैं 1212 ईस्वी में राठौड़ राव सिंह का मारवाड़ पर आगमन होता है। 1213 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर जैत्र सिंह का राज्य तिलक किया जाता है। 1230 ईस्वी में तेजपाल व वास्तुपाल द्वारा दिलवाड़ा आबू में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो नेमिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपके दिलवाड़ा आबू में है नेमिनाथ मंदिर। अब बात करते हैं 1234 ईस्वी में मेवाड़ के राणा जैत्र सिंह की इल्तुतमिश पर विजय होती है। 1237 में रावल जैत्र सिंह द्वारा सुल्तान बलवन पर विजय होती है। 1241 की बात करें तो हाड़ा राजा देवा द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई। तो बूंदी राज्य की स्थापना किसने की? तो हाड़ा राजा देवा द्वारा। देवा ने बूंदी की स्थापना करी, और कब की? तो 1241 ईस्वी में। 1282 ईस्वी में रणथंभौर की गद्दी पर हमीर का राज्यरोहण होता है। और 1291 ईस्वी की बात करें तो हमीर द्वारा जलालुद्दीन का आक्रमण विफल करना रहता है। ठीक है, जलालुद्दीन ने 1291 में किया था, फिर हमका जो है अलाउद्दीन खिलजी आता है 1301 में। 1301 ईस्वी में हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया गया और करना षड्यंत्र द्वारा पराजित किया गया था हमीर देव को। रणथंभौर किले पर 11 जुलाई को तुर्की अधिकार स्थापित हुआ और हमीर द्वारा जो है आत्महत्या, या फिर हम कहें कि केसरिया किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है राजस्थान का प्रथम शाखा था ये रणथंभौर वाला। और हमीर ने केसरिया किया और अपनी जो इनकी पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने जौहर किया था।
1302 ईस्वी में चित्तौड़ यानी मेवाड़ में रतन सिंह का घोलों के सिंहासन पर राज तिलक होता है। और 1303 में ही आप सभी को पता है पद्मावती जो मूवी वगैरह आई थी वो आपने देखी होगी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राणा रतन सिंह को पराजित कर दिया जाता है और पद्मिनी जौहर करती है चित्तौड़ पर खिलजियों का अधिकार हो जाता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, खिजराबाद कर दिया जाता है। मेरे दोस्त खिजराबाद याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अब इधर आ जाइए। 1303 के बाद में अपन चलते हैं सीधा 1311 ईस्वी में। तो 1311 ईस्वी में कानरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होते हैं। जालौर का खिलजी पर अधिकार हो जाता है, सॉरी जालौर पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। कानरदेव चौहान को 1311 ईस्वी में जो है पराजित कर दिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो है पराजित करता है कानरदेव चौहान। और कानरदेव चौहान का आप सभी को पता है बीरमदेव चौहान जो है इनका पुत्र था और अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। फिरोजा जो कि बीरमदेव चौहान से प्रेम करने लगी थी, तो उस प्रेम प्रसंग में ही ये गड़बड़ हुई थी और फिर 1311 में जो है ये घटना घटती है। बात करते हैं 1353 ईस्वी की, तो मारवाड़ में रावचूड़ा गद्दी पर बैठता है। 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह द्वारा डूंगरपुर की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा डूंगरपुर की स्थापना कब की गई, तो डूंगरपुर की स्थापना जो है 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह ने की। 1377 ईस्वी की बात करें तो सिसोदिया वंश के राणा हमीर द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया गया। बात करते हैं, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। तो समय रेखा में 1404 ईस्वी की बात करेंगे तो बाबा रामदेव का जन्म होता है 3 जनवरी 1404 को। याद रखिएगा बाबा रामदेव का जन्म 3 जनवरी 1404 ईस्वी को होता है। 1423 ईस्वी में मंडौर पर रणमल का अधिकार होता है। रावचूड़ा की हत्या होती है। 1433 ईस्वी में राणा कुंभा को मेवाड़ के सिंहासन पर राज्यरोहण किया जाता है और 1440 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। 1449 ईस्वी में मालवा के सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा बनाए जा रहे कीर्ति स्तंभ का निर्माण पूर्ण होता है। 1451 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जम्भोजी का पीपासर नामक स्थान पर जन्म होता है। तो याद रखिएगा जम्भोजी का जन्म पीपासर नामक स्थान पर होता है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे 1451 में। 1453 ईस्वी की बात करें तो राव जोधा द्वारा मंडौर पर आधिपत्य जमाया जाता है। बात करें 1456 ईस्वी की, तो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा का शासक महमूद खिलजी परास्त होता है और कुंभा ने शम्स खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया था। 1457 ईस्वी की बात करें तो 1457 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध गुजरात व मालवा का संयुक्त अभियान चलता है। फिर 1459 यानी 59 ईस्वी में राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा जोधपुर नगर की स्थापना कब रखी गई, 1459 ईस्वी को। 1465 ईस्वी में राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की नींव रखी गई। बीका थारो बीकाणो जो धाणो से 21 बाजे चाहिए आशीर्वाद दिया था करणी माता ने राव बीका को। 1468 ईस्वी में कुंभा की उसके पुत्र उदा द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर का निर्माण पूर्ण होता है और 1489 ईस्वी में राव जोधा का निधन हो जाता है। अब बात करते हैं 1504 ईस्वी में चलते हैं। तो मेरे दोस्त 1504 ईस्वी की बात करें तो 1504 ईस्वी में मीराबाई का जन्म होता है। 1509 ईस्वी की बात करें तो राणा संग्राम सिंह राणा संगा मेवाड़ के शासक बने 1509 ईस्वी में। और 1510 ईस्वी में पृथ्वीराज आमेर का शासक बनता है। 1517 आप सभी को ज्ञात है खातौली का युद्ध आज सिंध के भीलवाड़ा में है और युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, पराजित किया था। ठीक है साथियों, तो ये जो खातौली है उस वक्त जो है आपके कोटा में आता था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराया था, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 1517 के बाद में आपका जो है 1518 में भी युद्ध होता है। 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है जिसमें मियाँ हुसैन फार्मूली नाम का एक और मियाँ माखन, इन दोनों को जो है महाराणा सांगा हराता है। फिर महाराणा सांगा 1519 में भी युद्ध करता है। 1519 में कागरोन का युद्ध करता है, आपको सभी को याद होना चाहिए। तो 1519 में कागरोन का युद्ध महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य होता है। फिर आपका जो है 16 फरवरी 1527 को ब्याना का युद्ध होता है, भरतपुर ब्याना, जिसमें महाराणा सांगा मुगल बादशाह बाबर की सेना को परास्त करता है। बाबर का बहनोई था एक, उसको परास्त करता है। उसका बदला लेने के लिए बाबर आता है और जिहाद का नारा देता है। और फिर आपके जो है 17 मार्च राणा सांगा द्वारा ब्याना के किले पर अधिकार। 16 फरवरी तथा 16 मार्च को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की बाबर के हाथों पराजय हुई थी। तो यहाँ पर या तो मिस्टेक है कुछ नहीं, या फिर मुझे शायद, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 17 मार्च को 1527 को जो है खानवा का युद्ध है ये हुआ था।
आप एक बार ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। 17 मार्च है या फिर 16 मार्च है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 17 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध होता है, और 16 फरवरी को क्या नाम भरतपुर का युद्ध होता है, जो कि 1527 यानी उससे 1 महीने बाद जो है ये आपका खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें 1527 ईस्वी की फिर से, तो महारावल जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की स्थापना भी 1527 में की गई। जब भी आपका जो है इधर बाबर और महाराणा सांगा के बीच में युद्ध चल रहा था, तब हमारे महारावल जगमाल सिंह बांसवाड़ा राज्य की स्थापना में लगे हुए थे। 1528 ईस्वी में राणा सांगा का बसवा यानी दौसा के निकट निधन हो जाता है। कहाँ पर निधन होता है, तो बसवा कहाँ पर है, दौसा में। 1532 में राव मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या कर मारवाड़ का शासक बनता है। साथियों यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि महाराणा सांगा का जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना है दौसा के निकट है बसवा नाम का स्थान, वहाँ पर। ठीक है, इधर 1532 में मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी। राव गंगा आपको पता है अफीमची राजा था। ठीक है, 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होता है, और 1535 की बात करें तो 1535 में चित्तौड़ पर बहादुर शाह का द्वितीय आक्रमण होता है, बीरंगनाओं ने जौहर किया। 1538 ईस्वी में राव मालदेव का सिवाना व जालौर पर अधिकार होता है। 1541 की बात करें तो राव मालदेव द्वारा हुमायूं को निमंत्रण देना। चलिए अब चलते हैं अपन 1542 की ओर। आ जाइए इधर मेरे दोस्त, इन समय रेखा का मतलब यही है, इसी को इसी तरीके से बढ़ते हुए पढ़ना है बस। ठीक है, घटना को रिलेट करना है, समय के अनुसार पढ़ना है आपको। तो 1542 ईस्वी में राव मालदेव ने बीकानेर नरेश जैतर सिंह को परास्त किया। जैतर सिंह की मृत्यु हुमायूं का मारवाड़ सीमा में प्रवेश होता है। 1544 ईस्वी शेर शाह का जोधपुर पर अधिकार होता है, जोधपुर पर अधिकार हो जाता है शेर शाह का 1544 ईस्वी में। और 1544 ईस्वी में ही राव मालदेव और शेर शाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जैतारण का युद्ध होता है। मालदेव इसमें जो है युद्ध में भाग लिए भी नहीं परास्त होता है, युद्ध में भाग नहीं लेता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। मालदेव गिरी सुमेल युद्ध में भाग नहीं लेता है, और ये कहाँ पर है, गिरी सुमेल जैतारण पाली में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1544 में राव मालदेव का जोधपुर पर पुनः अधिकार होता है, और 1547 में भारमल आमेर का शासक बनता है। कौन बनता है, आमेर का शासक बनता है आपका भारमल। 1559 ईस्वी की बात करें तो राणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई। 1562 में राव मालदेव का निधन होता है। मालदेव का तृतीय पुत्र था राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ का अग्रगामी महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाया, मारवाड़ के सिंहासन पर विराजित होता है। तो कब होता है चंद्रसेन, 1562 ईस्वी में। 1562 में अकबर ने अजमेर में प्रथम तांबे का सिक्का चलाया। आमेर की राजा भारमल की पुत्री का अकबर से सांबर में विवाह होता है। फिर 1564 की बात करें तो राव चंद्रसेन की मुगलों से पराजय होती है, जोधपुर पर अकबर का आधिपत्य होता है। 1569 ईस्वी में रणथंभौर नरेश सुरजनहाड़ा की अकबर की सेना के हाथों पराजय होती है, और सुरजनहाड़ा एवं अकबर के मध्य राजा मानसिंह के प्रयासों से संधि भी होती है। 1570 ईस्वी में बीकानेर द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है, और महाराणा प्रताप का गोविंदा में राज्याभिषेक होता है। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कब, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए, कब हुआ था। बहुत ही सिंपल और सादा सवाल है, लेकिन पूछा जाता है। तो ये हुआ था आपके 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो राजसमंद में। अच्छा ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता है, लेकिन आपको बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में भी जो अलग अलग महल होते हैं, उनमें से किस महल में हुआ था, चलिए बताइए कमेंट में। वो जन्म हुआ था वादल महल में। कौन से महल में, वादल महल में जो है 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 19 जनवरी 1597 में जो चावंड है, चावंड कहाँ पर है, उदयपुर में। तो चावंड उदयपुर में 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें महाराणा प्रताप की और तो इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को होता है। 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था और किस दिन हुआ था। तो उस दिन जो है होली का दिन था, महादेव बावड़ी थी, और गोविंदा उदयपुर में इनका जो है राज्याभिषेक होता है। अब यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है आपसे कि राज्याभिषेक उत्सव कब मनाया गया। तो राज्याभिषेक उत्सव जो है 1572 में ही आपका जो है महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है मैंने आपको जो है काफ़ी डिटेल में बता दिया, और ज़्यादा डिटेल में अपन को जाना नहीं है, क्योंकि ये क्लास है अपनी रिवीजन बूस्टर की। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा राम सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया। 1573 में राजा मान सिंह व महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है, और 1574 ईस्वी में 1573 ईस्वी में आप सभी को पता है मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है। तो साथियों, आपको याद होना चाहिए मान सिंह कब आया था, क्योंकि मैंने आज ही आपको बताया मान सिंह कब आया मेरे दोस्त। मान सिंह आया था जून 1573 में।
अच्छा, मान सिंह से पहले कौन आया था? तो मान सिंह से पहले अकबर ने भेजा था ना 4 लोगों को। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जो 4 लोगों को भेजा गया था, मैंने आपको बताया था, ट्रिक याद है ना? जमा बटो, जैसे जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह और भय से भगवान दास, टो से टोडरमल, आपको याद होना चाहिए। तो नवंबर 1572 में आपका जो है जलाल खां कोरची आता है, और 72 के बाद में 73 में ये तीनों आते हैं। जून 73 में आपका मान सिंह, फिर सितंबर 73 में भगवान दास, और दिसंबर 73 में टोडरमल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं 1574 की, हो गई अपनी, 73 की हो गई ना। हाँ, 1574 बीकानेर के शासक महाराजा कल्याणमल का निधन होता है। राय सिंह का राज्यरोहण होता है। आमेर के महाराजा भारमल की मृत्यु होती है। भगवान दास आमेर की गद्दी पर सिंहासनरोह होता है, बैठता है। 1576 की बात करें तो 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे थर्मोपल्ली का युद्ध कहा गया, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और क्या कहा गया मेरे दोस्त, और बताइए? बंदा यूनि ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा। बंदा से गोंदा, गुंदा याद रखना था आपको। बंदा से क्या याद रखना था? पिछली क्लास से देखना, जिन्होंने देखी उनको याद है, बंदा से गुंदा याद रखना था। तो बंदा यूनि ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा। हाथियों का युद्ध कहा। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आसपास के गांवों में हाथियों का युद्ध कहा। बनास का युद्ध चल रहा है, ऐसे भी कहा जाता था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून को 1576 में। महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना से पराजित होती है। इसमें आपको जो है 21 जून भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सर मत जो है 18 जून है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर ऑप्शन में 18 जून दे रखा है तो राइट वही होगा। अगर ऑप्शन में 18 जून नहीं है, 18 जून 1577 और दे रखा है आपको 21 जून 1577, तो वो आप क्लिक करके आ जाइएगा। 1578 में मुगल सेना द्वारा कुंभलगढ़ पर आधिपत्य, महाराणा प्रताप का 56 की पहाड़ियों में प्रवेश, और प्रताप ने चावन को राजधानी बना लिया। तो महाराणा प्रताप ने चावन को राजधानी 1578 ईस्वी में बनाया। बात करें 1580 की, तो अकबर द्वारा अपने दरबार के नवरत्नों में एक अब्दुल रहीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया गया, अकबर ने नियुक्त किया। 1581 ईस्वी की बात करें तो मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। और 1589 ईस्वी की बात करें तो आमेर का राजा भगवंत दास की मृत्यु होती है। मिर्जा राजा मान सिंह आमेर की गद्दी पर बैठता है। 1596 ईस्वी की बात करें तो किशन सिंह द्वारा किशनगढ़ यानी कि अजमेर की स्थापना की गई। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का चामुंड में निवेदन हो जाता है। फिर 1605 ईस्वी में सम्राट अकबर ने राजा मान सिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया। अकबर की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो 7000 का मनसब किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था राजा मान सिंह को। ठीक है, 1606 ईस्वी की बात करें, जहांगीर की मेवाड़ पर चढ़ाई होती है, और 1612 में बीकानेर के राजा राय सिंह का निधन हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 1614 की ओर। आ जाइए मेरे दोस्त, समय रेखा को इसी तरफ से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो समय रेखा है, ये जो है आपकी पूरी हिस्ट्री को कवर कर रही है। एक क्लास पूरी हिस्ट्री को कवर कर रही है, आपका जो है पूरा रिवीजन करवा रही है, इसीलिए फायदेमंद है, बार बार इसको देखिए आप। बात करते हैं 1614 ईस्वी की, तो आमेर के राजा मानसिंह की दक्षिण भारत के एचलपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। और 1615 में ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से संधि होती है। 1615 ईस्वी में जो है मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से संधि की जाती है। 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में 10 जनवरी को व्यापारिक संधि के लिए इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो पहुंचा। 1619 ईस्वी में जोधपुर के राजा सुमेर सिंह का निधन होता है और गज सिंह गद्दी पर बैठा। 1621 ईस्वी की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह आमेर का शासक बना। 1625 ईस्वी में हाड़ा माधव सिंह द्वारा कोटा राज्य की स्थापना की गई। तो कोटा राज्य की स्थापना कब की गई? माधव सिंह हाड़ा के द्वारा 1625 ईस्वी में। 1638 ईस्वी की बात करें तो गज सिंह का निधन हो जाता है और जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। 1644 ईस्वी में नागौर एवं बीकानेर के मध्य मतीरे की राड़, आप सभी को याद है, नामक युद्ध होता है 1644 ईस्वी में। 1544 ग्रीष्मैल, 1644 मतीरे की राड़। 1658 ईस्वी की बात करें तो धर्मत का युद्ध होता है, जसवंत सिंह की पराजय इसमें होती है। 1659 ईस्वी की बात करें तो खजुआ का युद्ध होता है, जसवंत सिंह द्वारा शाही खजाने की लूट की घटना यहाँ पर करती है। 1660 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा राजमंद झील का निर्माण प्रारंभ करवा दिया जाता है। 1667 ईस्वी में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है और 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1691 ईस्वी की बात करते हैं तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा दांतोदारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। 1698 ईस्वी में आमेर के सवाई जयसिंह की 10 वर्ष की आयु में शाही सेवा में नियुक्ति हो गई थी। अब बात करते हैं अपन 1700 ईस्वी में चलते हैं। बहुत ही समय अपन आगे आ चुके हैं। तो 1700 ईस्वी में क्या होता है मेरे दोस्त? आमेर में सवाई जयसिंह का राज्यरोहण होता है। सवाई जयसिंह का राज्यरोहण होता है आपके आमेर में। ठीक है, 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को आमेर से बेदखल किया। सवाई जय सिंह को किसने बेदखल किया था? तो बहादुर शाह ने किया। 1707 ईस्वी की घटना है। 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह का मेवाड़ एवं मारवाड़ की सहायता से आमेर पर पुनः अधिकार हो जाता है। 1713 ईस्वी में सवाई जय सिंह मालवा में
मुगल राज्य का सूबेदार नियुक्त होता है और 1724 ईस्वी में जोधपुर में अजीत सिंह की हत्या होती है। अभय सिंह शासक बनता है। 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की जाती है। तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में होती है। ठीक है। अच्छा, जयपुर से आपको कमेंट में आंसर देना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है कि जयपुर को गुलाबी नगर से किसने रंगवाया था और किसके आगमन पर रंगवाया था। ये क्वेश्चन जो है आपका कमेंट में आपको आंसर देना है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाला शासक का नाम आपको देना है और कौन आ रहा था जब, किसके आगमन पर ये गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देना। 1729 ईस्वी की बात करें, सवाई जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। 1733 ईस्वी में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह मराठों से पराजित हुए और 1733 ईस्वी की बात करें तो सिंधवार जाट राजा सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की। 1734 ईस्वी की बात करें तो बूंदी पर सिंधिया होलकर का हमला होता है। बुद्ध सिंह का पुत्र उमेश सिंह सिंहासन पर बैठता है। 1734 में ही आपका सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को पुनः बूंदी का शासक बनाया और 1734 में ही आपको याद होना चाहिए हुड्डा सम्मेलन। 1734 मैंने आपको बताया था, 17 जुलाई 1734 में आपका जो है हुड्डा सम्मेलन होता है। ठीक है। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह का निधन होता है। ईश्वरी सिंह जयपुर का राजा बनता है। ईश्वरी सिंह वही है जो ईश्वर लाट से सुसाइड करता है मराठों की वजह से। 1755 ईस्वी की बात करें, 1775 ईस्वी की बात करते हैं, कछवा वंश ने राव प्रताप सिंह द्वारा अलवर राज्य की स्थापना करी। तो अलवर राज्य की स्थापना किसने करी? तो प्रताप सिंह ने करी। प्रताप सिंह ने कब करी? तो 1775 ईस्वी में करी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपन 1799 ईस्वी की ओर। अपन जो है 1956 तक जाएंगे दोस्तों। 1956 तक की सभी घटनाओं का रिवीजन करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपके लिए। अब बात करते हैं 1799 ईस्वी की। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण पूर्ण होता है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा अपने इतिहास ग्रंथ में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो 1800 ईस्वी में प्रयोग किया गया था राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा। 1805 ईस्वी में भरतपुर का प्रथम युद्ध होता है और 1805 में जोधपुर के राजा मान सिंह ने मेहरानगढ़ किले में हस्तलिखित ग्रंथों के लिए पुस्तकालय की स्थापना करी था। 1817 ईस्वी में कोटा राज्य व ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि होती है। फिर आपका 1818 में मेवाड़ राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि होती है। 1818 में सिरोही राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। 1838 में मदन सिंह द्वारा झालावाड़ की स्थापना होती है। तो मदन सिंह ने 1838 में झालावाड़ की स्थापना कर दी। फिर आपके 1857 की बात करें तो 28 मई को नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सैनिक विद्रोह होता है। 3 जून 1857 को नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 की क्रांति का रिवीजन हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। 1857 की क्रांति में आपको करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, उसकी एक अलग से क्लास दी जाएगी। 1875 की बात करें तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करी। 1883 में गोविंद गुरु द्वारा संत सभा की स्थापना की गई और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। अब बात करते हैं 1895 की। तो उदयपुर में पहला तार घर स्थापित होता है। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है जो कि 44 वर्ष तक चलता है, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं 1903 ईस्वी की। तो लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण समारोह में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रण और महाराणा द्वारा दिल्ली प्रस्थान होता है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चूंटिया, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, चेतावनी राज चूंटिया। केसरी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को रोका, ठीक है, नामक सोरठा मेवाड़ महाराणा को लिखकर भेजे, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। जो फतेह सिंह जा रहे थे दिल्ली दरबार में, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चूंटिया भेजा और ये सोरठे पढ़कर 13 सोरठे थे, इनको पढ़कर जो फतेह सिंह वापस आ गए। 1908 की बात करें तो बांसवाड़ा में अंग्रेजों द्वारा मानगढ़ में आदिवासियों पर गोलीबारी की गई और 1500 आदिवासी घटनास्थल पर ही शहीद हो जाते हैं। 1917 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है और 1919-20 में राजस्थान सेवा संघ की अजमेर में स्थापना होती है। और 1921 की बात करें तो भमट भील आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1921 ईस्वी में बेंगो किसान आंदोलन भी प्रारंभ होता है और 1921-22 में मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन शुरू होता है। 1921 ईस्वी में गोविंद गुरु का बागड़ प्रदेश में आदिवासी भीलों के उद्धार के लिए भगत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो 1921 ईस्वी से ही आपको भगत आंदोलन याद रखना है। फिर आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1925 निमुचना हत्याकांड। तो इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? तो 1925 में। 1927 में देशीराज लोक परिषद का गठन होता है और 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन होता है। 1933 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में धौलपुर व बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इन प्रजामंडलों की स्थापना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसके लिए अलग से क्लास देंगे। चलिए, 1938 ईस्वी में आ चुके हैं पवन। तो 1938 ईस्वी में मेवाड़
अलवर भरतपुर प्रजामंडल गठित सुभाष चंद्र बोस की जोधपुर यात्रा होती है। 1938 ईस्वी में मेवाड़ लोक परिषद का गठन होता है और 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन करता है? पंडित नैनूराम शर्मा। 1942 में डावरा हत्याकांड होता है और 1945 की बात करें तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। 31 दिसंबर को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंतर्गत राजपूताना प्रांतीय सभा का गठन होता है। 1946 की बात करें तो 1946 ईस्वी में स्वाधीनता सेनानी सागरमल गोपा की हत्या होती है और 1947 में साहब प्रामे गोकुललाल असवा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, जो कि 1948 में संयुक्त राजस्थान संघ में विलीन हो गई। 1948 में ही दिनांक 17 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया। 1948 ईस्वी में दिनांक 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर राजस्थान संघ यानी राजस्थान यूनियन का गठन किया गया। फिर आपके जो है 1948 को ही दिनांक 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान का गठन किया गया। फिर आपका जो है 1949 ईस्वी में 30 मार्च 1949 को बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर, जोधपुर को भी संयुक्त राजस्थान में मिलाकर बृहद राजस्थान का गठन किया गया। 7 अप्रैल को हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री याद रखिएगा, और बाकी इन सबको अपने जो है थ्योरी तो आपने पढ़ी रखी है तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 1949 में चलते हैं तो 1949 में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय होता है और संयुक्त बृहद राजस्थान का गठन होता है। अब बात करते हैं 1950 की, तो दिनांक 26 जनवरी 1950 को आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही राज्य का भी विलय कर लिया गया राजस्थान संघ के गठन में। ठीक है, तो आबू और दिलवाड़ा को छोड़ा गया था। ठीक है, 1951 ईस्वी में जयनारायण व्यास 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री बनते हैं और 1952 ईस्वी की बात करें तो टीकाराम पालीवाल 3 मार्च को मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बात करते हैं 1956 की, तो 1956 ईस्वी में दिनांक 1 नवंबर 1956 को अजमेर तथा रियासतकालीन राज्य सिरोही का अंग रहे आबू रोड यानी आबू और दिलवाड़ा, जो पूर्व में बम्बई राज्य में मिल चुका था, एवं पूर्व मध्य भारत के अंग रहे सुनेल टप्पा का राजस्थान संघ में विलय होता है। साथ ही झालावाड़ जिले के सिरोज और जिला को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, जिससे आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया, आज का राजस्थान अस्तित्व में आया मेरे दोस्त। तो ये थी अपनी समय रेखा 1956 तक कंप्लीट होती है। तो साथियों, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को जो है आप बार बार सुनिएगा, चाहे देखें ना, लेकिन सुनिएगा ज़रूर और बार बार पढ़िएगा इनको, क्योंकि ये जो समय रेखा है ये आपकी पूरी जीके को कवर करती है। इससे बेहतर क्लास आपके लिए नहीं मिलेगी। तो एक बार इसको बार बार आप रिवीजन करें, रिवीजन बूस्टर है। चाहे आप जो है स्पीड को बढ़ाकर फिर आप इसको देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि ये जब चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी ना, ये सन आएंगी और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको दे रखा है, तो बाकी आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो सब कुछ आपके माइंड में घूमने वाली है। वो सारा कुछ घूमेगा जो भी आपने पढ़ा है ना इनके बारे में। जैसे 1433 में राणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं, राज्यारोहण होता है, तो राणा कुंभा के बारे में आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा आपके, जब 14 ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो, है ना। अगर आपने जो पढ़ रखा है वो सब कुछ रिवीजन ऑटोमेटिकली होगा। इसलिए समय रेखा है मेरे दोस्त, समय रेखा को ध्यान से पढ़े और अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और जमाव टू ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा, है ना। जलाल का कुर्ची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या ये सही लगाया है, कैसे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलना ही मिलना है मेरे दोस्त। इसके बाहर जाएगा कहाँ प्रश्न, जाएगा कहाँ, सारा कुछ तो ले लिया अपन ने, कवर कर लिया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। और इसी तरह आपके लिए क्लास आते रहेंगे। आप जो है एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट पर विजिट करें, और आप अपने अनुसार जो है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट अपलोड करवाया हुआ है। बाकी आप जो है करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको शॉर्ट वीडियो दी जाती है, शॉर्ट्स दी जाती है डेली सुबह, टॉप 5 प्रश्न, उनको जरूर देखा करें, उनसे आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।